हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। तो सबसे पहले देखिए, आज की द हिंदू की फ्रंट पेज की न्यूज़ है कि राजनाथ मीट्स किन ऑफ डेड सिविलियंस प्रॉमिस जस्टिस। देखो, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, द हिंदू में ना बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, बट एवरीथिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। दूसरा, रिपीटेटिव न्यूज़ नहीं करना है, मतलब अगर आपने कोई टॉपिक पहले कर लिया है तो उसको नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस और ये सब नहीं देखना है। अगर आप ये सोचो कि आप 1 डेढ़ 2 घंटे के एनालिसिस के वीडियो देखने लग जाओगे, फिर आधा घंटा हिंदू पढ़ोगे, तो मतलब आप 2 से ढाई घंटे तो न्यूज़पेपर को ही दे डालोगे, फिर आप बाकी टाइम क्या करोगे। इसीलिए मेरा जो प्रयास रहता है ना, वो ये रहता है कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा चीज़ें दी जाएं और रिपीटेटिव टॉपिक्स ना किए जाएं। जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स आज जो निकले हैं ना, वो पहले भी निकल चुके होंगे या फिर वो आगे भी निकलेंगे। तो एक दिन में एक या दो ऐसे टॉपिक आपको कराए जाएं जिसको आप प्रॉपर नोट्स बनाओ और फिर उसको समझ के उसको कुछ लेके निकलो, यहाँ से उसका कंटेंट कुछ लेके निकलो। तो वो वाली चीज़ रहती है, ठीक है। अब जैसे ये वाली न्यूज़ है, देखने सुनने के लिए ठीक है, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ है नहीं। क्या है न्यूज़? आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में अभी मिलिटेंट अटैक हुआ है, प्लस अभी कुछ सिविलियन की डेथ हो गई है। तो उसी के चलते हुए राजनाथ सिंह वहाँ पे पहुँचे हैं। उन्होंने बोला है कि हमारी आर्मी जो है वो बहुत ब्रेव है एंड एवरीथिंग, एज वेल एज उन्होंने आर्मी से भी ये कहा है कि लोगों के मन में ट्रस्ट पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो घटना हुई है उससे काफ़ी ट्रस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हट सकता है इंडियन आर्मी से। तो उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे ये न्यूज़ इन्होंने लिखी है। इसके बाद देखिए, अभी आपको पता है कि इजराइल एम्बेसी के पास एक ब्लास्ट हुआ था। तो ये यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा एक मसला बन गया है। इजराइल ने ट्रैवल एडवाइजरी निकाल दी है अपने सिटीजन्स के लिए भारत में, और कुछ उनको बातें कही हैं जैसे कि सेफ जगह पे जाओ, मॉल वॉल में अवॉइड करो, भीड़ जगहों को अवॉइड करो। क्योंकि देखो, इजराइल और पैलेस्टीन का मामला चल रहा है, ठीक है। इंडिया में भी एक अच्छी खासी आबादी जो है मुस्लिम कम्युनिटी की, वो इसराइल को पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो गाज़ा एंड पैलेस्टीन इन सब के ऊपर जो है अटैक कर रही है। अब इसमें देखिए, कुछ लोगों का अलग पर्सपेक्टिव है। कुछ लोगों का ये है कि इसराइल अपने आप को डिफेंड कर रहा है। देन देर आर सम पीपल जो कहते हैं कि इसराइल ये ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है। तो ये वाली चीज़ है। तो इस वजह से अभी एक ब्लास्ट हुआ है। अब इसकी डिटेल निकालने की कोशिश करी जा रही है कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है एंड एवरीथिंग। तो लेट्स सी क्या होता है। इसके बाद देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट आज की न्यूज़ है, और आज का ये आपके नोट्स वाली न्यूज़ है। उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है ना, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट न्यू ईयर में लेके आएगी। पुष्कर धामी जी ने ऐसा बोल दिया है। पहली चीज़ तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुझे ये बताओ, भारत के किसी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या इम्प्लीमेंट? और अगर है तो उसका नाम बता दो, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, उत्तराखंड में आएगा, सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिर डिटेल में शुरू कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आपने न्यूज में जिक्र सुना होगा और वेरियस आर्टिकल्स में भी आपने उस टॉपिक को देखा होगा। और टॉपिक का नाम है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि गाइस काफी ज्यादा न्यूज में है। तो इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीजें कवर करेंगे कि ये टॉपिक यूसीसी न्यूज में क्यों है, यूसीसी होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, प्री इंडिपेंडेंस भी जानेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जानेंगे, और गाइस ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जो यूसीसी को सपोर्ट करते हैं, और ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो यूसीसी को अपोज करते हैं, और क्या ऐसा कोई स्टेट इंडिया में एग्जिस्ट करता है जिसने यूसीसी को इंप्लीमेंट किया भी है या नहीं किया है। और लास्टली गाइस ये भी जानेंगे कि क्या यूसीसी को इंप्लीमेंट करना नेसेसरी भी है या नहीं। तो गाइस वीडियो कहीं से भी स्किप मत करिएगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि यूसीसी न्यूज में क्यों है, यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज में क्यों है। तो गाइस आप ऑलरेडी जानते हो कि 2019 में आखिरी जनरल लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, और 2024 में मतलब अगले साल ही फिर से इलेक्शंस होने हैं। और गाइस इलेक्शंस की लहर कैसी होती है आप ऑलरेडी जानते ही हो। तो इसीलिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इलेक्शंस की तैयारी में अभी से लग चुकी हैं। और गाइस कुछ इसी तरह से हुआ क्या था अभी रिसेंटली कि भोपाल में, जो कि है मध्य प्रदेश में, वहां पे बीजेपी ने अपनी एक रैली को होस्ट किया था, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे उपस्थित थे। और गाइस रैली में अपनी स्पीच के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फिर से यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वहां पे जिक्र कर दिया, और इनडायरेक्टली इंडिकेट कर दिया कि यूसीसी को लागू किया जाएगा। और गाइस तब से यूसीसी की डिबेट को काफी ज्यादा स्पार्क मिल गया है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी पहली और एकमात्र ऐसी
पॉलिटिकल पार्टी है जो यूसीसी को इंप्लीमेंट करने की बात करती है। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था 1998 में, उसमें भी यूसीसी का जिक्र किया गया, तो यूसीसी को इंक्लूड किया गया था। और अभी जो लास्ट 2019 में इलेक्शंस हुए थे, लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी यूसीसी को इंक्लूड किया था बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में। और गाइस 2019 में इलेक्शन जीतने के बाद जब बीजेपी पावर में आई थी, तब यूसीसी का एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। हालांकि उसको अपोजिशन से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला, तो इस बिल को वापस कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। और गाइस 2020 में फिर से इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी, हालांकि फिर से गवर्नमेंट फेल हो जाती है। और गाइस अभी 2023 में मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम जुलाई 20। तो गाइस इसके बहुत ज्यादा चांसेस बताए जा रहे हैं कि यूसीसी का बिल फिर से पार्लियामेंट सेशन में लाया जा सकता है। और गाइस ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसके चेयरपर्सन बने थे कर्नाटक हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी जी। और गाइस इस 22nd लॉ कमीशन ने अभी पिछले महीने ही जून 14 को वेरियस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से और पब्लिक से उनके ओपिनियंस मांगे थे कि उनका क्या सोचना है ऑन द इशू ऑफ यूसीसी। और 1 महीने का समय दिया गया है टिल जुलाई 14, और इस डेट से पहले आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हो। और गाइस इन्हीं सब कारणों की वजह से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यूसीसी होता क्या है। लेकिन गाइस यूसीसी के बारे में जानने से पहले कि यूसीसी क्या होता है, उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा सोचने के बाद। तो गाइस सवाल ये है कि मान लीजिए एक घर है, उसमें एक फैमिली रहती है, फैमिली में डिफरेंट फैमिली मेंबर्स हैं। तो मान लीजिए 5 फैमिली मेंबर्स हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हर एक फैमिली मेंबर के ऊपर एक डिफरेंट लॉ लगता है, और ये डिफरेंट लॉज एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या घर इस कंडीशन में चल पाएगा। अब चलिए इस कंडीशन को थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं कि मान लीजिए घर की जगह एक कंट्री है, और फैमिली की जगह मतलब फैमिली मेंबर्स की जगह डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज है, जिनके ऊपर डिफरेंट पर्सनल लॉस लगते हैं। तो इस केस में मेरा सवाल है कि क्या कंट्री अच्छे से रन कर पाएगी, मतलब कंट्री एफिशिएंटली रन कर पाएगी या नहीं। थोड़ा सोचिएगा और जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो गाइस अब वापस से आते हैं टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि यूसीसी क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। तो देखिए यूसीसी का मतलब होता है समान नागरिक संहिता, मतलब एक ऐसा कोड जो हर नागरिक के ऊपर लगेगा, जो कॉमन होगा, मतलब यूनिफॉर्म होगा और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो गाइस इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। और इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा रिलीजियस पर्सनल लॉज के, जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको यूसीसी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस आप ऑलरेडी जानते हो कि हमारे इंडिया में वेरियस लॉज एनेक्टेड है ऑलरेडी, जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, वो सबके ऊपर बराबरी से लागू होता है, मतलब यूनिफॉर्म इन नेचर है। लेकिन गाइस इन लॉज में भी एक एक्सेप्शन है, और वो है हमारे पर्सनल लॉज। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ सकते हो। जैसे आईपीसी का सेक्शन 494 आप देखोगे तो वो बाइगैमी के लिए पनिश करता है। तो गाइस जैसे हमारा हिंदू लॉ है, वो तो वैसे भी बाइगैमी को प्रोहिबिट करता है, मतलब एक हस्बैंड एक ही वाइफ अपने साथ रख सकता है, मतलब वो एक ही शादी कर सकता है। और अगर वो बाइगैमी करता है, मतलब दूसरी शादी करता है, तो उसको बाइगैमी की सजा मिलेगी अंडर सेक्शन 494। लेकिन ऐसा सिमिलर केस नहीं है हमारे मुस्लिम लॉ में। अब वहां पे गाइस क्या सिनेरियो है कि एक मुस्लिम हस्बैंड एक से ज्यादा शादी कर सकता है, मतलब वो बाइगैमी कर सकता है, और अपने साथ वो एट मोस्ट 4 वाइफ्स रख सकता है, मतलब 4 अलग अलग शादियां वो कर सकता है एट द सेम टाइम। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सेक्शन 494 हिंदू हस्बैंड के ऊपर लागू हो रहा है, लेकिन सेक्शन 494 मुस्लिम हस्बैंड के ऊपर लागू नहीं हो रहा है। और गाइस अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है। तो गाइस इसका आंसर ये है कि जो हमारे डिफरेंट रिलीजन्स है, तो उनके डिफरेंट पर्सनल लॉज। अब वो क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इन डिफरेंट पर्सनल लॉज के ना सोर्सेज डिफरेंट है। अब जैसे आप हिंदू लॉ का आप एग्जांपल ले लो, तो हमारे जो सोर्सेस है वो हमारे हैं शास्त्र से आते हैं। आप अगर मुस्लिम लॉ का एग्जांपल लो तो उनका शरिया लॉ से आता है, जिसकी वजह से जो हमारा हिंदू लॉ है वहां पे ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है, शादी करने का तरीका अलग है। वही आप मुस्लिम लॉ अगर आप उठा के देखोगे तो वहां पे उनका कल्चर, रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंट है, उनका जो मैरिज का प्रोसेस है वो डिफरेंट है, डिवोर्स का प्रोसेस जो है वो भी डिफरेंट है। एंड दैट्स व्हाई गाइस जो डिफरेंट रिलीजन्स है उनकी आपस में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे मैंने आपको बाइगैमी का एग्जांपल तो दिया ही है, इसके अलावा आप डिवोर्स का भी देख सकते हो। जैसे मुस्लिम लॉ में ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट होता था, तलाक ए बिद्दत, और ये यूनिलेटरल डिवोर्स होता था, मतलब हस्बैंड ही वाइफ को डिवोर्स दे सकता था, वाइफ हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे सकती थी। लेकिन गाइस ऐसा सेम प्रोसीजर ऐसा कोई हिंदू लॉ में नहीं था, तो एक डिस्क्रिमिनेशन ये भी थी। इसके अलावा आप अगर प्रॉपर्टी शेयर भी देखो तो वहां पे भी थोड़ा डिफरेंट पड़ जाता है। जैसे आप हिंदू लॉ में देखो तो जो हिंदू वाइफ होती है उसको हिंदू हस्बैंड के बराबर ही प्रॉपर्टी शेयर मिलता है, लेकिन आप मुस्लिम लॉ में देखोगे तो मुस्लिम वुमेन को, मतलब मुस्लिम वाइफ को हस्बैंड से 50% से कम शेयर मिलता है। और गाइस यहीं पे यूसीसी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कहता है कि इन सारे डिफरेंट रिलीजन्स के जो डिफरेंट पर्सनल लॉज है उनको हम एक कॉमन सिविल लॉ से
रिप्लेस कर देंगे, जिससे ये जितने भी डेरोगेटरी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी। तो ये है कॉन्सेप्ट यूसीसी का। और गाइस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने जजमेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया था, एसर्ट किया था और एक तरह से इंडिकेट किया था कि सोसाइटी को यूसीसी की जरूरत है। नहीं तो कल को हर एक रिलीजन यही कहेगा कि भैया अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है हमारे रिलीजन में तो उसको हम ही डिसाइड करेंगे, हमारा ही राइट होगा, उसमें ना कोई कानून बीच में आना चाहिए ना कोई कोर्ट को बीच में आना चाहिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी यूसीसी की नीड को एसर्ट किया था अपने इस जजमेंट में। तो गाइज हम लोगों ने ये समझ लिया कि यूसीसी क्या होता है। अब चलिए समझ लेते हैं कि यूसीसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। प्री इंडिपेंडेंस भी जानेंगे और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जानेंगे। तो गाइज प्री इंडिपेंडेंस से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज होता क्या है प्री इंडिपेंडेंस में? इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिशर्स होते हैं। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, चैरिटी करने नहीं आए थे, लूटने आए थे। और गाइज इंडिया में हम इंडियंस के ऊपर रूल करने के लिए, हमको लूटने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी को अपनाया था जिसको हम लोग बहुत फेमसली जानते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसके अलावा गाइज उन्होंने काफी सारी चीजें इंडिया में इंट्रोड्यूस की। इंडियन रेलवेज भी लेके आए। इसके अलावा इंग्लिश कॉमन लॉ को भी इंट्रोड्यूस किया, आईपीसी सीआरपीसी लागू किया। मतलब ओवरऑल काफी सारी चीजें वो लेकर भी आए, काफी ज्यादा रिफॉर्म्स भी किए। लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि वो कभी रिलीजियस पर्सनल लॉज को ज्यादा नहीं छेड़े। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो इंडिया में जो एग्जिस्टिंग रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनके पर्सनल लॉज को वो लोग छेड़ दें। और गाइस इसके अलावा जो इन्होंने हाई कोर्ट 1862 में स्टैब्लिश की थी, उस समय जो हाई कोर्ट थी ना, वो भी पर्सनल लॉ के केसेस जल्दी एंटरटेन नहीं करती थी। लोकल कोर्ट्स या फिर पंचायत ही डील करती थी विद द पर्सनल लॉ केसेस। और अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन फंस जाए तब ब्रिटिशर्स इंटरफेयर करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। और गाइस ऐसा क्यों था? ये जो ब्रिटिशर्स थे ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे विद द पर्सनल लॉज ऑफ इंडिया, वो इसलिए था गाइस क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे से जानते थे कि अगर वो लोग रिलीजन के साथ खेलेंगे इंडिया में तो जाहिर सी बात है इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस हेड्स है, वो नाखुश हो जाएंगे ब्रिटिशर से। तो इससे होगा क्या, जितने भी नाखुश लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से जो ब्रिटिशर से नाखुश हैं वो एक तरफ आ जाएंगे और ब्रिटिशर्स एक तरफ हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो इनकी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है ना, उसके लिए ये चीज काफी ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव प्रूव हो सकती थी। तो इसलिए ये लोग रिलीजियस लॉज से ज्यादा छेड़खानी नहीं करते थे। और गाइज इसलिए आप नोटिस करोगे ना, तो जो हिंदू कोड बिल्स थे जिसने हमारे हिंदू लॉज को कोडिफाई किया था, काफी हद तक वो भी इंडिपेंडेंस के बाद ही एनैक्ट किया गया था ड्यूरिंग 1950s। तो ये गाइस सीन था पूरा प्री इंडिपेंडेंस का। अब चलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस का यूसीसी का हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो गाइस पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होता है? इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन होता है। और उस समय क्या था गाइस, उस समय सिचुएशन जो इंडिया में थी ना, बहुत ही ज्यादा टेंस थी, बहुत ही ज्यादा मिसट्रस्ट का माहौल था। और गाइस मिसट्रस्ट इस लेवल का था कि आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जो मुस्लिम लीग थी वो इंडियन मुस्लिम्स को भड़काने लगी थी अगेंस्ट कांग्रेस को, और कहा था कि कांग्रेस हिंदुओं की सरकार है और वो मुस्लिम्स को अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं रहने देंगे इंडिया में। तो इस लेवल का गाइस मिसट्रस्ट का वहां पे उस समय माहौल था। तो इसलिए यूसीसी को लागू करना बहुत ही बड़ा चैलेंज था। हालांकि गाइस इसके बावजूद जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो वहां पे यूसीसी को एज अ फंडामेंटल राइट बनाने के लिए भी काफी ज्यादा डिबेट हुई थी। हालांकि अपोजिशन बहुत हुआ था, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी अगेंस्ट थे यूसीसी के, और लगभग पूरा कांग्रेस सपोर्ट में था यूसीसी के। बट स्टिल गाइस फंडामेंटल राइट तो यूसीसी नहीं बन पाया, जिसकी डिबेट उस समय चली हुई थी, लेकिन उसको डीपीएसपी में इंक्लूड कर दिया गया। अब डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच इज द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और पार्ट 4 के आर्टिकल 44 में यूसीसी का जिक्र है। तो गाइस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो यूसीसी का जिक्र है, लेकिन ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब नॉन एनफोर्सेबल है। आप कोर्ट के पास जाके इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते हो, बिकॉज इट इज इन द पार्ट 4 डीपीएसपी। तो गाइस पोस्ट इंडिपेंडेंस यूसीसी के बारे में बात तो हुई थी, हालांकि वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। लेकिन गाइस इसके बावजूद जो हमारे हिंदू कोड बिल्स थे, उन्होंने हिंदू मैरिज को काफी ज्यादा हद तक उनको कोडिफाइड कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम मुस्लिम लॉ अनकोडिफाइड रहा। मतलब थोड़ा बहुत कोडिफाइड है, लेकिन लार्ज पार्ट ऑफ मुस्लिम लॉ इज अनकोडिफाइड। और गाइस मुस्लिम लॉ को इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बनाया गया था, जो कि एक प्राइवेट एंटिटी है जो कि गवर्न करती है मुस्लिम लॉ इन इंडिया। और क्योंकि गाइस मुस्लिम लॉ काफी ज्यादा अनकोडिफाइड है, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन पहले भी था, अभी भी है। और इसी डिस्क्रिमिनेशन के चलते गाइस 1985 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक केस आता है मुस्लिम लॉ के रिगार्डिंग, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट देती है। और ये गाइस केस था शाह बानो बेगम का केस था। और इस केस के बाद, इस जजमेंट के बाद जो इस केस से निकल के आया, यूसीसी की डिबेट को और भी बहुत ज्यादा स्पार्क वहां से मिल जाती है। अब गाइस इस केस में क्या होता है कि हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान अपनी वाइफ
शाह बानो बेगम को डिवोर्स दे देते हैं थ्रू तलाक ए बिद्दत, जिसको हम लोग ट्रिपल तलाक भी कहते हैं, जिसको हालांकि बाद में स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था इन शायरा बानो केस। डिवोर्स के बाद जो वाइफ थी शाह बानो बेगम, वो मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती थी, तो उन्होंने केस फाइल किया। अब जो लोकल कोर्ट थी उन्होंने उनको मेंटेनेंस दिलवा दिया फ्रॉम द हस्बैंड। अब जो हस्बैंड होते हैं वो अपील फाइल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाई जाती है जिसको हेड करते हैं वाई वी चंद्रचूड़ जी, जो कि पिताजी हैं अभी एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ के। अब इस केस में सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती थी शाह बानो बेगम जी, लेकिन इसको अपोज कर रहे थे इनके हस्बैंड, जिनका कहना था कि मुस्लिम लॉ सिर्फ इद्दत पीरियड के दौरान मेंटेनेंस देने की बात करता है, तो मैं इद्दत पीरियड के दौरान ही मेंटेनेंस दूंगा। तो उनका कंटेंशन ये था। अब इद्दत पीरियड क्या होता है कि जब भी हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर डिवोर्स दे देता है वो अपनी वाइफ को, तो उसके बाद एक पीरियड होता है जो वाइफ को ऑब्जर्व करना होता है बिफोर कमिटिंग अ न्यू मैरिज, और उस पीरियड को कहा जाता है इद्दत पीरियड। तो मुस्लिम लॉ ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत पीरियड अलाउ करता है मेंटेनेंस को बाय द हस्बैंड टू द वाइफ। लेकिन गाइस सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती, अपने आप को फेंड नहीं कर पाती है, तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा फ्रॉम हस्बैंड। अब जरूरी नहीं है कि इद्दत पीरियड के दौरान ही मेंटेनेंस मिलेगा। तो इस केस में गाइस सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया शाह बानो बेगम को, और कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की और कहा कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मेंटेनेंस ग्रांट करने से पहले रिलीजन नहीं देखता है। मतलब एक तरह से ये कहने की कोशिश की गई थी अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन करने लायक नहीं, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो मुस्लिम है या हिंदू है। और गाइस इस जजमेंट को बहुत अपोजिशन देखने को मिलता है फ्रॉम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जिसकी वजह से कांग्रेस भी प्रेशर में आ जाती है। जो कांग्रेस की सरकार थी वहां पे तब राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो उन्होंने बाद में प्रेशर में आके एक एक्ट को पास कर दिया जिसका नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1986। इस एक्ट का कहना था कि मुस्लिम वुमेन सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हैं, और उनको जो मेंटेनेंस मिलेगा वो सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए ही मिलेगा, मतलब लगभग 90 दिन के लिए मेंटेनेंस मिलेगा। और इस एक्ट ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को ओवरटर्न करके रख दिया था। हालांकि इस एक्ट को भी बाद में चैलेंज किया गया और इस एक्ट को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। और गाइस यहाँ पे यूसीसी की जरूरत को रिकॉग्नाइज किया गया और ये देखा गया कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए यूसीसी की इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। तो गाइज अब चलिए जानते हैं कि कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जो यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जो यूसीसी को अपोज कर रहे हैं, और क्या इंडिया में ऐसा कोई स्टेट एग्जिस्ट करता है जहां पे यूसीसी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है या नहीं। तो गाइज जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बीजेपी की मैनिफेस्टो में यूसीसी है और बीजेपी ऐसी पहली पार्टी है जो यूसीसी को इंप्लीमेंट करने का प्रॉमिस करती है। तो यहां से ये चीज काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि यूसीसी को वही स्टेट्स ज्यादातर सपोर्ट करेंगे जो बीजेपी रूल्ड है। तो हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, गोवा, असम जैसे स्टेट्स हैं जो यूसीसी को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मिजोरम, नागालैंड एंड मेघालय जैसे स्टेट्स इसको अपोज करते हैं क्योंकि वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत है। तो कभी भी ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं चाहेगी कि सरकार उनके रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर करे। और गाइस गोवा ही इकलौता स्टेट है इंडिया में जहां पे यूसीसी इंप्लीमेंटेड है। हालांकि वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि उसमें भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि एक हिंदू हस्बैंड दूसरी शादी भी कर सकता है अगर उसकी वाइफ 25 की एज से पहले चाइल्ड नहीं पैदा करती है या फिर 30 की एज से पहले मेल चाइल्ड नहीं डिलीवर करती है। तो इस तरह का यूसीसी है गोवा में। तो अब जान लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूसीसी। तो गाइस पहले एडवांटेजेस जान लेते हैं। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि जेंडर इक्वालिटी को ये प्रमोट करेगा। जो वुमेन के अगेंस्ट रिलीजियस लॉज में डिस्क्रिमिनेशन होते थे वो खत्म हो जाएंगे। और इसके अलावा जो दूसरा एडवांटेज है कि इससे नेशनल यूनिटी बढ़ेगी और नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि यूसीसी के इंप्लीमेंटेशन से सिटीजन्स के बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी का सेंस आएगा। और गाइस थर्ड एडवांटेज है सेक्युलरिज्म से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया जानते ही आप सेक्युलर स्टेट है तो सेक्युलर प्रिंसिपल्स को बढ़ावा मिलेगा इससे, क्योंकि फिर सिविल मैटर्स में रिलीजियस बिलीफ्स का उतना रोल नहीं रह जाएगा। और गाइस जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो रिलेटेड है मॉडर्नाइजिंग द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उससे हम लोग थोड़ा कॉम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि जो अनवांटेड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वो खत्म कर दी जाएगी एंड दैट विल बी गुड फॉर आवर लीगल सिस्टम। और गाइस जो इसके बाद एडवांटेज है काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट, और वो ये है कि जो पर्सनल लॉज के अंडर जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएंगे। अब चलिए जान लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो जो क्रिटिक्स है यूसीसी की उनका कहना है कि जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस ट्रेडिशंस है, कल्चर है हमारा, वो अंडरमाइन हो जाएगा। और जो दूसरा डिसएडवांटेज जो माना जा रहा है वो ये है कि जो
हमारे सिटीजन्स को जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई है वो भी अंडरमाइन हो जाएगा अगर यूसीसी को इंप्लीमेंट किया गया। और जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज गाइस बताया जाता है और वो ये है कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और जो हमारे यहाँ डाइवर्स कल्चर है अगर उसको सिर्फ एक ही सिविल लॉ उसको गवर्न करेगा तो वो प्रैक्टिकल नहीं होगा और उससे कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो गाइस ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम लोगों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर कर लिया है। अब चलिए जानते हैं कि क्या नेसेसरी है यूसीसी को इंप्लीमेंट करना। तो गाइस यूसीसी को इंप्लीमेंट करना एक तरह से उतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है क्योंकि जो 21st लॉ कमीशन थी उसने भी कहा था कि अभी सोसाइटी तैयार नहीं है यूसीसी के लिए, अभी उसकी जरूरत भी नहीं है। और गाइस ये जो पॉइंट हाईलाइट किया था लॉ कमीशन ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि अगर लॉस को अगर इंप्लीमेंट करना है तो उससे पहले हम लोगों को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि सोसाइटी रेडी है कि नहीं चेंज के लिए। नहीं तो आपको तो मालूम ही है ना सीएए के आने के बाद और फार्म बिल्स के आने के बाद कितना ज्यादा बवाल हुआ था, कितने सारे रिपरकशंस हुए थे। और गाइस जो डिफरेंट पर्सनल लॉज में जो शॉर्ट कमिंग्स है या फिर जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है उनको छोटे छोटे लॉज लाके भी एनेक्ट करके वो चीजें हटाई जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते ही हो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नाम का एक एक्ट है, 2005 का एक्ट है, जो कि हर डिफरेंट कम्युनिटी की वुमेन के ऊपर लागू होता है रिगार्डलेस कि उनका रिलीजन क्या है। तो गाइस इससे हमें ये तो समझ में आता है कि यूसीसी के अलावा हमारे पास और भी अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, बट स्टिल देखते हैं आगे क्या होता है। और यही सब था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपके व्यूज क्या हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।